हेलो गाइस। आज हम अपना एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रेगुलर बेसिस पे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी है और समझने वाला भी है, क्योंकि ये चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आता है, यानी कि अकाउंटिंग के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कॉस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें करना क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपने पढ़ा है कि एनीथिंग विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो जब कोई चीज़, कोई एक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है और मुझसे कहता है कि सर मुझे 4 BHK का घर बना के दीजिए। अब अगर हम उसको 4 BHK का घर बना के देंगे तो जैसा वो रिक्वायरमेंट हमको बोलता है हम बिल्कुल वैसा ही उसको घर बना करके देंगे। और इसके लिए हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे कि पर्टिकुलरली ऐसी जॉब में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसी तरीके से जब कोई मेरे पास दूसरा कस्टमर आएगा तो वो अपनी स्पेसिफिकेशन बताएगा, नहीं मुझे 2 BHK का मकान चाहिए, तब मुझे उसके हिसाब से बनवाना पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं मुझे तो पूरा बंगला बना के दीजिए जिसमें कम से कम एक स्विमिंग पूल भी हो और 10 कमरे होंगे और कई सारी चीज़ें, गार्डनिंग वगैरह सब कुछ मुझे करनी है। तो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। हम और बड़े स्केल में जाते हैं, कोई मुझसे कहता है कि भैया ब्रिज बनवाना है, तो ब्रिज बनवाने के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम जॉब टू जॉब, यानी कि जब मेरे पास कस्टमर आएगा जैसा वो जॉब हमसे कहेगा बिल्कुल वैसा ही काम हम उसको करके देंगे। और इस काम के लिए हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट भी बनाएंगे, यानी कि हर जॉब का अलग अलग अकाउंटिंग भी बनाएंगे। इसको हम एक तरीके की जॉब कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्टिंग जो करनी है वो जॉब टू जॉब करनी है, यानी कि हर जॉब की अलग अलग कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है, अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हर अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट अलग होगा। हर अकाउंट में मटेरियल अलग से लगेंगे, लेबर अलग लगेगा। ये सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हैवी वैल्यू के हैं, वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों के भी हो सकते हैं। आइए थ्योरेटिकली समझते हैं सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑल्सो नोन एज, जब इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। मैंने अभी बताया कि एक तरीके की जॉब कॉस्टिंग है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पे जैसी जॉब होगी वैसी, मतलब वो नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसको डिस्पैच भी कर रहे हैं, वही मार्केट में बिक रहा है, वो एक साइकिल घूम रही है। नहीं, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो जैसी जॉब होगी वैसा काम हम करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिग जॉब इन विच वर्क इज डन एट साइट एंड नॉट इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। देखिए जैसे मैंने कहा ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप घर किसी दूसरे की जगह पे बना करके आपको नहीं दे सकता, यानी कि कोई फैक्ट्री नहीं बनाई जाएगी घर बनाने की। घर बनाया जाएगा, 2 कमरे 4 कमरे का मकान बनाया जाएगा, फिर आपको ट्रक से भेजा जाएगा कि लो भैया जहाँ लगाना है वहाँ लगा लो, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपकी साइट पे ही वर्क होगा, तो वो जो साइट है वहाँ पे हमें वर्क करना होगा। द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एसर्टेन। अब भैया हमको हर कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अलग होगी, हर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अलग, कोई फिक्स तो नहीं है भाई। अब अगर हम यूँ कह लो कि हम मोबाइल बनाने का काम करते हैं तो मुझे पता है कि मोबाइल कितने में बिकेगी, हमने एक बार कॉस्टिंग निकाल ली और उसी को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करते चले गए। यहाँ पे हर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का बनेगा भाई, कि कोई 500 स्क्वायर फीट में बनेगा, कोई 5000 स्क्वायर फीट में बनेगा, कोई 4 कमरे का मकान बनवाएगा, कोई 2 कमरे का मकान बनवाएगा, कोई ब्रिज बनवाएगा, कोई पुल बनवाएगा, कई अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेम उसी तरह से दस इन दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉस्ट यूनिट एंड एन अकाउंटेंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस देयरऑफ। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग अकाउंट बनाएंगे। हर कॉन्ट्रैक्टी, देखिए इस टर्म को समझने की जरूरत है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्टी का मतलब वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जा रहा है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब दिस अकाउंट इज मेंटेन टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस।
आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, और बना कौन रहा है? कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। साथ ही साथ हम उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएंगे। हम डिटेल्स भी मेंशन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे किस तरीके से पेमेंट कर किया है। और जब फाइनली हमारे पास पेमेंट हो जाएगा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन करके तैयार, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो बन करके तैयार हो जाएगा, एट द लास्ट स्टेज हम उसको उठा करके हैंड ओवर कर देंगे। नेक्स्ट बात आती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसको समझते हैं, सिंपल सी चीज है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूजुअली शोज द फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, contract are generally of large size and therefore a contract usually carries out a small number of contracts at a particular point of time. भाई जब हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कि 10 कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, 2, 4, 5, एक लिमिटेड नंबर। भाई मेरे पास जितने लेबर होंगे, जितनी मेरी एफिशिएंसी होगी, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो 2, 4 कुछ लिमिटेड नंबर्स के हम लेते हैं। हम ऐसा नहीं कि एक ही समय में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। अब जैसे कि अगर कहीं मेट्रो बन रही है तो जिस कंपनी ने मेट्रो का प्रोजेक्ट लिया है वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेगी, 2 ही लेगी कि भैया मुझे ये पर्टिकुलर टास्क पूरा करना है। अब पता चला हमने हौच पौच करने के चक्कर में बहुत सारे ले लिए और कोई भी काम पूरा ना हो पाए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? लिमिटेड नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि इसमें जो स्मॉल नंबर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के। नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट जनरली टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट। बट ऑब्वियसली चीज़ है, अगर घर बनवाना है तो बहुत रेयर चांस है कि 1 साल से पहले बन जाए। यूजुअली 1 साल से ज़्यादा समय बनता है। अगर मुझे ब्रिज बनवाना है, मुझे पुल बनवाना है, मुझे फ्लाईओवर बनवाना है, तो इन सब में यूजुअली 1 साल से ज़्यादा समय लगता है। वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज कैरीड आउट एट द साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट इन अ फैक्ट्री प्रेमाइसेस। मैंने पहले बता दिया कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है ये एक साइट पे कंप्लीट होता है, ना ही कि कोई फैक्ट्री होती है इसकी। ईच कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट। भैया हर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट है, एक यूनिट है, उस यूनिट की मुझे अकाउंटिंग करनी है। इसी तरह से 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं। A separate contract account is prepared for each contract in the books of contractor to ascertain profit or loss of each contract. मैंने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्टर के बुक में हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? हर क्लाइंट का, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट बनाता है और अलग अलग देखता है कि पर्टिकुलरली किस यूनिट से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। 6th पॉइंट कहता है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर स्पेशली परचेज फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट. These will thereof be charged direct from the supplier's invoice. Any material drawn from the store are charged to contract on the basis of material requisition. बात को समझने की जरूरत है। अब अगर मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्टी आया और मुझसे कहा कि सर मुझे 4 BHK का मकान बनाना है, तब मैं क्या करूँगा? हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईंट मंगवाएंगे, बालू सीमेंट मंगवाएंगे, मोरंग मंगवाएंगे, लेबर को मंगवाएंगे और बोलेंगे चलो काम शुरू करो। सेम इसी तरीके से अब हमारे पास अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो हम उसके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड उसकी तरफ, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो लगाएंगे। यानी कि साइट टू साइट। भैया एक अगर मुझे मान लो कि लोकेशन ए में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है दिल्ली में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है बेंगलोर में, तो क्या हम इकट्ठे मंगवा करके रख लेंगे कि जब मटेरियल दिल्ली में भेजना है तो दिल्ली में भेज दो, फिर बेंगलोर में भेजना है तो एक हब से उठा के बेंगलोर में भेज दो? नहीं। जब दिल्ली का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला तो दिल्ली से मटेरियल मंगवा के दिल्ली में यूज़ कर लेंगे। बेंगलोर में कॉन्ट्रैक्ट मिला तो बेंगलोर में उठा करके बेंगलोर में यूज़ कर लेंगे। यानी कि उसके लिए हम पहले से कोई बल्क परचेज करके नहीं बैठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें रखते रहते हैं। अब पता चला कि मुझे दिल्ली में 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, तब भी हम दिल्ली के जिस लोकेशन में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहाँ से, उसी के आसपास से मटेरियल मंगवाएंगे और वहाँ यूज़ कर लेंगे। दूसरी जगह की जहाँ बनाना है वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन मान लो कि मुझे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, तो हम प्रॉपर चैनल यूज़ करेंगे, हम मटेरियल रिक्विजिशन नोट यूज़ करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 लोकेशन है, लोकेशन ए और लोकेशन बी। लोकेशन ए से गुड्स जाने हैं लोकेशन बी के पास, तो लोकेशन बी मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा कि भैया मुझे इतना मटेरियल भेज दीजिए जो आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है। फिर मटेरियल लोकेशन ए वाला उतने यूनिट्स भेज देगा। इससे क्या होगा कि ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल हमने लोकेशन ए के लिए खरीदा हो वो लोकेशन ए में भी चार्ज हो जाए और बी में भी चार्ज हो जाए। ऐसा भी ना हो कि वो चार्ज लोकेशन ए में हो जाए और बी में ना चार्ज हो। भाई यूज़ तो बी में हुआ है तो चार्ज तो बी में होना चाहिए, लेकिन खरीदा ए के लिए गया था, ए के पास एक्सेस बच गया है, तो उसकी पेनाल्टी ए को नहीं देनी पड़ेगी ना। हम ए की मटेरियल उठा करके बी को जब दे रहे हैं तो ए की कॉस्ट कम हो जाएगी और बी की कॉस्ट ऐड ऑन हो जाएगी। आ रही बात समझ में आपको? फिर भी डाउट हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट, नियरली ऑल लेबर कॉस्ट विल बी डायरेक्ट। इस बट ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर ही लगेगा। यहाँ पे कोई अलग अलग कैटेगरी के लेबर तो लगेंगे नहीं भैया, यहाँ पे जितने भी लेबर लग रहे हैं वो सब डायरेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो
नेक्स्ट आते हैं 8 पॉइंट आता है मोस्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो डायरेक्ट। भैया यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लग रही है बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है कि हर वो एक्सपेंस जो प्रोडक्ट को बनाने में काम हो, और इनडायरेक्ट होता है वो जो उनको सपोर्ट करने के काम हो। लेकिन आप सोचो कि जब हम कोई फैक्ट्री कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो हर खर्चा तो उसी को बनाने के लिए हो रहा है, सपोर्टिव तो कोई खर्चा ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसी के लिए यूज़ हो रही है, टेलीफोन भी उसी के लिए यूज़ हो रहा है, इंश्योरेंस भी उसी के लिए यूज़ हो रहा है, हर तरीके का खर्चा, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। क्लियर है? 9 पॉइंट आता है स्पेशलिस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर में बी एम्प्लॉयड फॉर से इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वेल्डिंग वर्क, ग्लास वर्क एटसेट्रा। भाई बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम घर भी बनाते हों और इलेक्ट्रिकल का भी काम करते हों, ज़रूरी नहीं है कि हम वेल्डिंग का भी काम करते हों। तो यहाँ पे हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला कि भैया आपको घर बना के देना है, तब मैं एक काम करूँगा, वुडन वाले को हायर करूँगा कि भैया चलो ऐसा करो तुम फर्नीचर बनाओ। तो मैं अपना ही कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ पोर्शन उनको शिफ्ट करूँगा, भैया आप मेरे बिहार पे विंडोज़ और डोर्स बना करके दोगे, आप एक काम करिएगा सेकंड पर्सन कि आप इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करके दीजिएगा। मुझे अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है घर बनाने के लिए और मैं उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ दूसरे लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 10 पॉइंट आता है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी हायर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हो सकता है कि मुझे क्या नाम है क्रशर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कह लो कंक्रीट मशीन की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब घर बनाया जाता है तो एक कंक्रीट मशीन होती है जो सर्किल करके घूमती है, उसमें मटेरियल तैयार होता है छत बनाने के लिए। तो हो सकता है कि भैया इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंने कहीं से किराए पे मंगवा लिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज़ कर लिया, उठा करके यूज़ कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अब पता चला मुझे अपार्टमेंट बनाना है, यहाँ पे 1 साल का काम है, 2 साल का काम है और रेगुलर बेसिस पे यूज़ होना है, मैंने इसके लिए इकट्ठा खरीद लिया। अब मुझे ब्रिज बनाना है, अब ब्रिज बनाने के लिए मुझे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ब्रिज बनाना, तो वहाँ पे सिर्फ कंक्रीट मटेरियल ही यूज़ होगा। अब कंक्रीट मटेरियल के लिए मैं किराए पे लूँगा तो मेरा तो पट्टा ही बैठ जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे एक मशीन ही परचेज कर लूँगा, उस पर दिन भर काम कराऊँगा क्योंकि मुझे दिन भर का काम है उसमें। नेक्स्ट आता है पेमेंट बाय कस्टमर आर मेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीटेड स्टेज एंड अमाउंट नोन एज रिटेंशन मनीज withheld by the contractee as per agreed terms। बेसिकली होता क्या है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के पास जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो हुआ क्या कि आपने कहा कि भैया ये मेरा घर बना करके दे दो, इसमें बनाने में आपका 50 लाख रुपए का खर्चा होगा। तब मैं क्या करता हूँ कि मैं पार्ट ऑफ द अमाउंट इनिशियल एज ए एडवांस मनी दे देता हूँ, ये लो भैया 5 लाख रुपए, मेरा काम शुरू करो। अब वो काम शुरू कर देता है। अब जब वो काम शुरू करता है, पता चला 10 लाख रुपए का काम उसने कर दिया, हमने तो उसको 5 लाख दिए थे। फिर उसने डिमांड किया कि भैया लाइए मुझे और पैसे दीजिए। तो मैंने कहा भैया कैसे पता चला तुमने काम किया है? तो आप क्या करते हो, आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हो और कहते हो कि देखो आर्किटेक्चर ने प्रूव किया है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ने प्रूव किया है कि मैंने 10 लाख रुपए का काम किया है। तब मैं क्या करता हूँ कि 10 लाख रुपए में से 5 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बचे 5। अब उस 5 में से भी मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, मैं आपको पार्ट ऑफ द पेमेंट दे सकता हूँ। मैं हो सकता है मैं आपसे 3 ही लाख रुपए दूँ, बोलो कि 2 लाख रुपए बाद में दूंगा। तो अगर मैंने आपको 3 लाख रुपीस दिया और 2 लाख रुपए मैंने रोक दिया तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि एन अमाउंट ऑफ एज रिटेंशन मनी इज विथहेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी एज पर द एग्रीड टर्म्स। यानी कि अगर ये डिसाइड हुआ है कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिटेंशन रखेंगे 10%, 20%, 25%, तो अगर एग्रीड है तो वैसा रख लेंगे। नहीं भी एग्रीड है तो यूजुअली लोग रख ही लेते हैं, आपको तुरंत पेमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 12 पॉइंट, पेनाल्टीज मे बी इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर फेलिंग टू कंप्लीट द वर्क विद इन द एग्रीड पीरियड। भैया मेरे से उन्होंने कहा कि भैया एक काम करिएगा 15 मंथ्स में हमको घर बना के दे दीजिएगा। मैंने कहा डन। अब उसने कहा अच्छा बताइए अगर 15 मंथ्स पे आपने मुझे नहीं दिया तो क्या होगा? तो भैया मैं काम करूंगा कि जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से 10% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, 20% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, या मैं आपको इसके बिहार पे 2 लाख रुपए दे दूंगा। भैया मैं श्योर करता हूं कि मैं आपको 15 महीने में घर बना के दूंगा। तो पेनाल्टी भी इम्पोज हो सकती है अगर आपने काम को सही टाइम पे पूरा नहीं किया। हरी बात समझ में? ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 14 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, तो इट्स बेटर कि हम लोग अगला पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।